नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने कहा था कि आज हम पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे 100 क्वेश्चंस के साथ। जितने भी हमारे पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, उनके 4-5 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस की एक बढ़िया सी वीडियो लेके आए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन पार्लियामेंट से। जो सबसे बात जो आपने याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो सभी को पता है नई बनाई गई और उसका नया नाम क्या रखा गया? संविधान सदन रखा गया। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो डिज़ाइन की गई थी ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस के द्वारा और हार्बर्ट बेकर ने उसको पूरा किया था 1927 में। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसका नाम चेंज करके नई बिल्डिंग का क्या नाम रखा गया? संविधान सदन रखा गया। दूसरी चीज़ है जो डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी? एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन की गई थी और कंप्लीट की गई थी हर्बर्ट बेकर के द्वारा 1927 में। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने सदन भवन के नए नाम की घोषणा की, उसका नाम है संविधान सदन, और एडविन लुटियंस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था और 1927 में हर्बर्ट बेकर ने इसको बनाया था, बनाकर तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 25 साल। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब बात हुई है लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखो, बात क्या हुई है लोकसभा की। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें इसकी एज की, तो एज हमने देखी अभी कितने होनी चाहिए? 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके आर्टिकल की, तो लोकसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 81। ठीक है, क्या आर्टिकल होता है? आर्टिकल 81 होता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकसभा, या आपसे पूछा जाए कि पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर जो है उनको फादर ऑफ लोकसभा या लोकसभा के पहले आपके चेयरमैन पूछे जाएं तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देख लीजिए लोकसभा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? टर्म होता है 5 साल का। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो टर्म कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो लोकसभा होती है इसमें पहले क्या होता था बच्चों? दो एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते थे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किए जाते थे? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते थे, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते थे। अब क्या हुआ है? 2020 में जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ बच्चों? 2020 में हुआ। उसमें क्या कर दिया गया? इस एंग्लो इंडियन को कैंसिल कर दिया गया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं होगा। तो मेन क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2020 में, उसमें क्या हुआ था? जो दो आपके दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे इसमें, उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो लोकसभा की बात हमने कर ली। अगर हम बात करें संसद में, संसद में हमारे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। देखो, आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझा देंगे। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, तो उसमें एज होनी चाहिए आपकी कम से कम 3 साल। ठीक है, 30 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा का आर्टिकल क्या होता है? राज्यसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 80। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी इसको बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, तो इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? इसमें आपके 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है? 238 तो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आपने याद रखना है। एक राज्यसभा की इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ना ही कभी इसको भंग किया जा सकता, कैन नॉट डिसॉल्व। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या बात करें? एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो इनका आर्टिकल होता है बच्चों आर्टिकल 63। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 63 होता है। और ये क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब याद करने का तरीका बता देता हूँ एक बार अच्छा सा, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो, एक तरफ होती है हमारी लोकसभा, ठीक है, सदन में, एक तरफ होती है हमारी राज्यसभा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। देखो, राज्य मतलब राजा, जो राजा होगा उसको क्या बोलेंगे? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। राजा मतलब राजा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोक मतलब आम लोग, लोगों को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात करें राजा, राजा बड़ा होता है तो इसमें एज हो जाएगी आपकी 30 साल, और लोग राजा से छोटे होते हैं तो इसमें एज हो जाएगी बच्चों आपकी 25 साल। ठीक है, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 80 और इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 81। राजा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये आपकी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। एक मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो किस में किया जाता है? वो आपका लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा या विधानसभा में किया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस इन अ ईयर। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो सभी को पता है बच्चों, 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बजट सेशन। सबसे पहला कौन सा आता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेशन। बजट कब आता है हमारा? फैब 2 में। तो जो बजट सेशन होता है वो हमारा होता है फैब से लेकर मई तक। उसके बाद आता है मॉनसून। एक होता है हमारा बजट सेशन जो कि हमारा फरवरी से मई तक होता है। एक होता है बच्चों हमारा मॉनसून सेशन। क्या होता है? मॉनसून सेशन। ये होता है हमारा जुलाई से सितंबर। याद रखना है, ये पूछ सकता है। जो मॉनसून जुलाई से सितंबर। तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन। विंटर सेशन कब होता है? ये होता है हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर, मिड दिसंबर तक होता है। तो नवंबर से दिसंबर आप याद रखिएगा। अब जब सेशन की बात हुई है तो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको महत्वपूर्ण, वो होती है हमारी बच्चों जॉइंट सेशन। क्या होती है? जॉइंट सीटिंग, या उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट सेशन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें मेन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आर्टिकल कौन सा होता है। आर्टिकल होता है बच्चों 108। दूसरी चीज़, ये जो जॉइंट सीटिंग होती है ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन हेड कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसको हेड करता है या प्रिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर। अब बच्चों याद रखिए, मान लीजिए कि लोकसभा का स्पीकर नहीं है, ये अब्सेंस है। ठीक है, ये वहाँ नहीं है, तो इसकी जगह कौन करेगा? जो डिप्टी स्पीकर होगा लोकसभा। कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। मान लीजिए ये भी छुट्टी पे चला गया, ये भी नहीं है, तो इसकी जगह कौन करेगा? तो इसकी जगह करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब ये छुट्टी पे नहीं जाएगा, सारे छुट्टी पे नहीं जाएंगे। तो आपने याद रखना है जो जॉइंट सेशन होता है उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 108। बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, हेड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर ये भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेगा आपका राज्यसभा का। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द बजट इज ऑल्सो नोन एज। बजट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और इसका आर्टिकल होता है बच्चों आर्टिकल 112। कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 112 होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। अगर हम बात करें सरला की, सरला जो है वो हमारी सब में शामिल है। आप याद रखिएगा सरला। से से क्या हो जाएगा बच्चों? संसद। ठीक है, से हो जाएगा संसद। आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और एल से हो जाएगा आपका लोकसभा। इसके आर्टिकल कैसे याद रखने हैं? 79, 80 और 81। ऐसे याद रख लीजिए सरला। ठीक है, अब बात की गई है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा होगी, लोकसभा, 2 सदन तो होंगे, साथ में प्रेसिडेंट भी होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात की गई है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 51 होता है, सॉरी 52 होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 60 होता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। आर्टिकल 60 क्या होता है? ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है 61। 61 में क्या होता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों? इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है किसका? प्रेसिडेंट का। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या होती है? पार्डनिंग पावर होती है, जो समाधान की शक्ति होती है ना, जैसे ये दंड मुक्ति या इनको, जैसे ये दिल्ली में केस हुआ था, तो पार्डनिंग पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नोट। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। सबसे पहले बात आई है मनी बिल की, तो हम बात कर लेंगे मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 110 होता है मनी बिल का आर्टिकल। और ये डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि ये आपका मनी बिल है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। जो भारत सरकार की संघीय संरचना है वो प्रदान करती है 3 टायर सिस्टम प्रदान करती है। ये आपने याद रखना है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा। देखो पहले क्वेश्चन में जब मैंने पूरी लोकसभा समझाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ लोकसभा जाना जाता है जीवी मावलंकर को। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। फादर ऑफ लोकसभा जो जीवी मावलंकर हैं वो क्या है? फादर ऑफ लोकसभा हैं। नवंबर 27 1888 से फरवरी 27 1956 तक रहे थे और फर्स्ट स्पीकर थे आपके लोकसभा के। तो 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा फादर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, और हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो आपके हो जाएंगे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इंडियन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो वो आपकी वेस्टमिंस्टर पर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं छाट के, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक वगैरह कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। उसके बाद आता है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये भी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था कि कितने मेंबर होते हैं? 552 मेंबर होते हैं आपके लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद आता है हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? अगर पुराने की बात करें तो एडविन ल्यूटियंस थे और बेकर ने उसको कंप्लीट किया था। अगर हम नए की बात करें तो जो बिमल पटेल है, बिमल पटेल वो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन करंट की उसमें। तो पद्मश्री बिमल हसमुख पटेल, इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज। जो राज्य विधानमंडल है उसके ऊपरी सदन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। देखो अब राज्यसभा की बात की गई है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 238 क्या होते हैं? आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो किसी फील्ड में महान हैं तो, जैसे आर्ट कोई भी फील्ड होगी उसमें महान है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द फाइनेंस बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन हाउ मैनी डेज टू इट्स इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो फाइनेंस बिल है, जो वित्त विधेयक है, उसको संसद द्वारा इसमें प्रस्तुत होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है। 75 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं मनी बिल की, तो हमारा मनी बिल संबंधित है आर्टिकल 110 से। फाइनेंस बिल की बात करें तो वो आर्टिकल 117 से संबंधित है। द फाइनेंस बिल हैज़ टू पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। जो फाइनेंस बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। आपने जो चीज़ याद रखनी है,
सबसे पहले तो बच्चों इसका आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 117। दूसरी चीज़ याद रखनी है 75 दिन। तीसरी चीज़ याद रखनी है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इज दैट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंस बिल्स आर मनी बिल्स। ये भी आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। मैंने बताया था बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट, और चेयर कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो मैंने बता चुका हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है जो इंडिया का, जिसका आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 63। वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, कौन होता है ये। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, आज़ादी के बाद। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो COM है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लोकसभा के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका आर्टिकल होता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 होता है COM का आपका आर्टिकल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल होता है आर्टिकल 75। उसके बाद है हाउ मैनी सीट्स आर इन द लोकसभा रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो एक होती है हमारी शेड्यूल कास्ट और एक होती है शेड्यूल ट्राइब। तो लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व हैं, अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की तो उसमें 84 हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारी 47 सीट रिजर्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, आरक्षित हैं 47। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उसमें है 84। दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है व्हेन वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 13 मई 1952 को किया गया था। ये आपने याद रखना है। ठीक है। द फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम 25 जनवरी अक्टूबर 1951 से 52 तक। जो फर्स्ट सेशन हुआ था लोकसभा का वो 13 मई 1952 को हुआ था। आपने याद रखना है जो फर्स्ट जनरल सेशन हुए थे वो कब हुए थे, 1951 में हुए थे। फर्स्ट आपके जनरल इलेक्शंस 1951 में हुए थे। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जनरल इलेक्शन कब हुए थे, 1951 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। अपने पहले 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब एक बार आपको फंडामेंटल राइट्स की झलक दिखा देते हैं। ये होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स गोला, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है बच्चों पार्ट 3। कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, USA से लिया गया है। जो US कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 14 से 18 तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और आर्टिकल 32 आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, किसके द्वारा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। जब आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21A को कभी भी वो नहीं किया जा सकता। ठीक है। चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो कुछ भी हो, आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे भाग 4A में मेंशन है। भाग 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये कहाँ से लिया गया है, ये रशिया के संविधान से लिया गया है।
ठीक है, भाग 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51A जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में। अब बात की गई है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो पहले कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, अब हमारे संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी, और एक हमारी जो लास्ट में जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी। अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अगर हम बात करें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की तो वो आता है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो होता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहता है कि हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपका, किसी भी कास्ट से, सेक्स से या किसी भी रिलीजियस से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 18 कहता है बच्चों अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हमारा आर्टिकल 18 बताता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ यूनियन। इट स्टेट दैट The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India। अगर हम बात करें इसकी हिंदी में तो हिंदी में भी देख लीजिए, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 है वो भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने अभी बताया था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की बीमारी है, जो भी अनटचेबिलिटी की है वो है आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 15 हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा और 18 हमने टाइटल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो देखो सबसे पहले आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होती है, हमारी सिटीजनशिप होती है। पार्ट 2 में क्या होती है बच्चों, सिटीजनशिप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, नागरिकता, नागरिकता बोला जाता है हिंदी में। इसमें आपके आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है, 5 से 11 आर्टिकल सिटीजनशिप। तीसरे की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और चौथे की बात करें उसमें हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्या है, फंडामेंटल डीपीएसपी हैं। चौथे में हमारे क्या है, पहले डीपीएसपी आएंगे, उसके बाद 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें क्या है, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, और जो 11th आपकी जोड़ी गई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ी गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें 42 की तो इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42 में क्या हुआ था, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन से, सोशलिस्ट, एक हुआ था बच्चों सोशलिस्ट, एक वर्ड ऐड हुआ था सेक्युलर, आपका क्या हुआ था, सेक्युलर, और एक वर्ड ऐड हुआ था इंटीग्रिटी। जो आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि ये 3 वर्ड जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, इसके बाद बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी थी, कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके सुझाव से फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद कर लेते हैं विच रिपोर्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से सरकारी कमीशन रिपोर्ट्स आपकी एसोसिएटेड नहीं है, बाकी तेज बहादुर, जेपी कृपलानी रिपोर्ट आपकी एसोसिएटेड हैं, ठीक है।
उसके बाद है सोनू लिस्टेड द फंडामेंटल राइट्स। सोनू ने क्या किया, लिस्ट किए फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, दैट इज राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी एंड रिलीजन। विच राइट डिड ही रॉन्गली मेंशन अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो जो प्रॉपर्टी का है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। देखो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, हमारे आर्टिकल 31A में था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। डिलीट कैसे किया, किसने किया, तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, कब हुआ था, 1978 में, उसके दौरान इसको डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें एक मेन चीज़ ये हो जाती है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें पीएम कौन थे, पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई। पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। अभी जो फेज़ 12 का पेपर हुआ था, उसका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि 1978 में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी थे जो कि प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज या आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स नॉट फॉर द फॉरनर्स। तो एक तो आपका प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, और एक आपका प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ये आपके फॉरनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील्स करता है किससे, तो वो आपका राइट टू फ्रीडम से डिलीट करता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या आता है, राइट टू फ्रीडम मतलब स्पीच, बोलने का अधिकार, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 19 में आता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद है, देखो अगला क्वेश्चन ही वही आ गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, उसके 20 क्वेश्चन बताए। अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बता दिए हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और इसके बारे में 15 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपने देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 52। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 54 में। मैनर ऑफ प्रेसिडेंट वो होता है 55 में। 56 में होता है टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद दोबारा बन सकता है, कोई ये नहीं है कि एक ही बार या 2 बार। 57 कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 कहता है क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एक तो 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, दूसरा मेंबर होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। आर्टिकल 60 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन, और आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसके बारे में भी अब 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको करा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले है हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। तो सभी को पता है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिससे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। जो भारत का संविधान है उसके किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 53 के तहत ये चीज़ आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डाइड वाइल इन सर्विस, डाइड वाइल इन ऑफिस। ऑफिस में कौन मरा था, तो वो मरे थे जाकिर हुसैन। कौन मरा था, सबसे पहले थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जिसकी ऑफिस में डेथ हुई थी। मतलब उनके कार्यकाल में, ये नहीं है कि ऑफिस में बैठे थे जब डेथ हुई, नहीं, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हुई थी। तो पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे अपने फखरुद्दीन अली अहमद। तो अगर जौन सा भी आपको ऑप्शन में दिया जाए उस पर टिक कर दीजिएगा। पहले कौन थे, जाकिर हुसैन, और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, देखो ये बताते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर द। तो जो आर्टिकल 72 होता है, आर्टिकल 72 उसमें क्या होती है, भारत के राष्ट्रपति के तहत क्षमा करने की शक्ति होती है।
देखो 72 में किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, और गवर्नर के पास किस में होती है, जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 61, आर्टिकल 161 में उसके पास क्या होती है, जो पार्डनिंग पावर होती है, समाधान की शक्ति होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताया गया है, आर्टिकल 61 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस होता कैसे क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब राष्ट्रपति को निकालने का एक तरीके से। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, इनिशिएट होता है लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन में भी आपका मन करे, या तो वो राज्यसभा है या वो लोकसभा है, तो किसी भी सदन में इम्पीचमेंट प्रोसेस जारी किया जा सकता है। साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर, जो 1/4 मेंबर है उनके साइन होने चाहिए। 14 दिन का नोटिस किसको दिया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि प्रेसिडेंट अपनी सफाई तैयार कर सके। सेकेंड हाउस एक्ट एज ए इन्वेस्टिगेशन हाउस, मान लीजिए लोकसभा में पारित किया है तो राज्यसभा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर राज्यसभा में किया है तो लोकसभा उसकी वो करेगी। और जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 2/3 इन ईच हाउस, 2/3 इन ईच हाउस होनी चाहिए। ये होता है हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। उसके बाद होता है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है वो किस में चलाया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया, बेशक वो लोकसभा हो बेशक वो राज्यसभा हो, तो संसद का कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा जिसमें भी चलाया जाना है उसमें चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक कैंडिडेट मस्ट बी, A candidate must be minimum dash year of age to contest elections for the president of India। तो कितने होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 35 साल। 25 साल किस में होती है बच्चों, लोकसभा में, और 30 साल किस में होती है, राज्यसभा में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, और जो गवर्नर है उसके लिए भी क्या होती है, 35 साल की एज होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले है आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। दूसरा है मोशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये भी बात ठीक है। बच गया चौथा, तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम टर्म की बात करें तो आर्टिकल 56 में बताता है, और 5 साल जो है वो प्रेसिडेंट का क्या होता है, एक कार्यकाल होता है, क्योंकि हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल इसका कार्यकाल होता है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज द, जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, किसी राज्य का राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अगर हम बात करें रियल हेड ऑफ स्टेट तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन होते हैं, रियल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की जाए तो वो होता है हमारा गवर्नर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने 35 साल की उम्र अपनी ग्रहण कर नहीं ली हो, जब तक वो 35 साल का ना हो गया हो। यही प्रेसिडेंट के लिए होती है, और यही वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है, और यही हमारे गवर्नर के लिए होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ अ गवर्नर इज मेंशन इन द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो राज्यपाल है उसकी जो अध्यादेश शक्ति का प्रमुख उल्लेख है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखो बच्चों, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो 213, अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 123। इसमें प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में वो पावर होती है ऑर्डिनेंस पावर, और गवर्नर के पास होती है 213 में। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 213 सही आंसर है। लेकिन प्रेसिडेंट का भी पूछा जाता है तो उसका याद रखना 123 में प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो 7वां संविधान संशोधन आया था, कब आया था 7वां संविधान संशोधन, 1956 में आया था। उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट,
कि एक आदमी गवर्नर, देखो हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में एक ही गवर्नर हो, मतलब 2 स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं होगा। तो ये जो है 7वां संविधान संशोधन किया था उसमें इस चीज़ को कहा गया था। उसके बाद है हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ये मैंने आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बता दिया है, क्योंकि जैसा प्रेसिडेंट देश के लिए वैसा गवर्नर स्टेट के लिए। तो दोनों के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया पूरा का पूरा पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहले क्या बताया हमने? पार्लियामेंट। चलो ये चीज़ें बाद में हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 153। अभी गवर्नर भाई साहब रहते थे, तो देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए स्टेट की। 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंट नहीं करेगा बच्चों, शपथ दिलाएगा। ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर को शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस हमारा हाई कोर्ट का, ठीक है। उसके बाद 156 कहता है टर्म और ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसकी भी 5 साल या पहले भी हो सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 157 द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। 159 होता है ओथ्स एंड गवर्नर, और 160 होता है फंक्शंस ऑफ गवर्नर। और 162 में क्या होता है? पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर के पास, और आर्टिकल 72 में होती है प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति। अब भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक है। कुछ हमने देख लिए थे, अब दोबारा देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विविध के समक्ष क्षमता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। 17 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, नहीं बच्चों 17 कहता है ये गलत हो जाएगा, तो उसने हमसे पूछा है कौन सही नहीं है। 17 में होता है अनटचेबिलिटी। 17 में क्या होता है? अनटचेबिलिटी। जो टाइटल्स का अबोलिशन है वो आता है बच्चों आर्टिकल 18 में। परमिशन ऑफ द मिलिट्री टाइटल्स, ठीक है, ये दोनों आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है राइट टू ऑफ ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को क्या करवाने चाहिए? मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। किससे किससे? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, वो उनका क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को क्या करवानी चाहिए? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन। अगर हम बात करें आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल 280 किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है, आर्टिकल 280। मैं बात करूं आर्टिकल 352 की, तो बच्चों हो जाती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में क्या होता है? स्टेट रूल होता है, स्टेट इमरजेंसी होती है, और प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। उसके बाद 360 आ जाता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से। 360 किससे आ जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से आ जाता है। ये तीनों के तीनों आर्टिकल किस में है? भाग 20 में दिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिए साथ साथ। उसके बाद आता है इन विच आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 14 बता दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ। 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 32 में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और आर्टिकल 32 में जो है वो रिट्स जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टोटल बच्चों 5 रिट्स होती हैं। हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स जारी की जाती हैं वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत की जाती हैं। आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 21। अगला क्या आ जाता है? अगला देखो, अगला क्या कहता है? राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आता है आर्टिकल 21, ठीक है। अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, आर्टिकल 21। पहले नौकरी ले लीजिए फिर विवाह कर लीजिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तो वो आता है आपका आर्टिकल 266 के अंतर्गत क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, वो आपने याद रखना है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें विलेज पंचायत की बात की गई है तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आएगा पंचायत। अब दो चीज़ें होती हैं बच्चों हमारे पास, क्या होती है, एक होती है पंचायत और एक होती है म्युनिसिपैलिटीज़। एक क्या होती है, एक होती है पंचायत। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना भाई, ऐसी आती है स्पेलिंग। और एक होती है म्युनिसिपैलिटीज़। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं बताता हूँ। देखो पंचायत की बात करें तो आर्टिकल होता है आर्टिकल 40। पंचायत जो है वो कौन से भाग में है, पार्ट 9 में है पंचायत, और पार्ट 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज़ है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में, उसमें पंचायती राज सिस्टम लेके आया गया था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, उसमें म्युनिसिपैलिटीज़ लेके आया गया था। अगर मैं बात करूं 11th शेड्यूल की तो 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज सिस्टम है और 12th शेड्यूल में आपका म्युनिसिपैलिटीज़ है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो 338A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सर्टेन रिट्स जारी करने के लिए आर्टिकल होता है बच्चों आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अभी हमने पढ़ा था जो गवर्नर है उसके पास क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर होती है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। और 123 के अंतर्गत किसके पास होती है, 123 के अंतर्गत होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा बच्चों। बिल्कुल बहुत ही छाट के क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा एक बार। उसके बाद ना आपको सीपीओ में दिक्कत आएगी ना CHSL में आएगी, बेशक आप पेपर में बैठ के देख लेना। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। मनी बिल की बात करें आर्टिकल 110, ज्वाइंट सेशन की बात करें, ज्वाइंट सीटिंग की बात करें आर्टिकल 108। ये दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो अगला ही आ गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ COM। तो आर्टिकल 75 क्या बोलता है, COM जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट और डिस्क्वालिफिकेशन करता कौन है बच्चों, इनको करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो करेगा लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर इनको अपॉइंट करेगा या इनको डिस्क्वालीफाई करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो आर्टिकल 93 आपका इससे संबंधित है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल प्रोविजन। फाइनेंशियल प्रोविजन किस में है आपका, 360 में। देखो 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 352 में क्या है आपकी, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। देखो इसके बारे में पूरा ही समझा देता हूँ एक बार। देखो भाई, देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पार्ट 20। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, पार्ट 20। पार्ट 20 की बात की गई है तो इसमें क्या दिए गए हैं, हमें इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग ये देख लेना, इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे ये इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए गए हैं तो जी से एजेंसी और जी से जर्मनी। कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 352 सबसे पहले आता है, आर्टिकल 352 जिसमें हमारी क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, जो कि आपकी 3 बार लग चुकी है। नीचे से याद रखना 1975। देखो याद कैसे रखो, 1975 में किसके द्वारा लगाई गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा। 4 साल घटा दो, 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था। ठीक है, इंडो पाक वॉर तो उस टाइम लगी थी।
इसके बाद 1962 याद रखो, 1962 में क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर, इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसके अंतर्गत लगी थी। ये तीनों आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या कहता है, स्टेट इमरजेंसी। क्या कहता है बच्चों, स्टेट इमरजेंसी, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये पहली बार कब लगा था, 1952 में लगा था। कहाँ पे लगा था, पंजाब स्टेट में लगा था। आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है 360। 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या कहता है 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अब तक एक बार भी नहीं लगी है। अगर मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सभी की सैलरी में कटौती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपका आर्टिकल 44 आता है, आर्टिकल 40 आता है पंचायत के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ओथ ऑफ गवर्नर, तो सभी को पता है, अभी मैंने गवर्नर की पूरी भाषा बता दी थी। आर्टिकल 159 के अंतर्गत क्या आती है, ओथ आती है गवर्नर की, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर विच आर्टिकल, जो इलेक्शन कमीशन है हैज़ बीन एस्टेब्लिश। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत क्या आया था, इलेक्शन कमीशन आया था, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आपका हो जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, आपके पार्ट 3 से संबंधित है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बार बार मैं बता चुका हूं, अगर कोई बच्चा वीडियो को अच्छे से देख रहा होगा तो उसको यही याद हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, उनके बारे में बता देते हैं। देखो, जो 371 ए है वो नागालैंड के लिए है, 371 बी आसाम के लिए, 71 सी मणिपुर के लिए, 71 एफ सिक्किम के लिए, 71 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए और 71 जी मिजोरम के लिए। आप ये एक बार देख जाना, वैसे तो पेपर में पूछा नहीं जाता है पर फिर भी एक बार देख जाना, क्या पता पूछ ले भाई, किस्मत कैसी हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो आर्टिकल 23-24 हमारा किससे संबंधित है, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है बच्चों कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है वो कैग दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं कुछ मुख्य अमेंडमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई थी उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो 1951 में पहली बार अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। क्या किया गया था, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था 1951 में। अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे। क्या हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे हेल्ड हुए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन द ईयर 1978 अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था और कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया है। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ये मैं आपको वीडियो शुरू हुई उस टाइम भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो 2002 में क्या हुआ था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आपकी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत ये चीज़ हुई थी, ठीक है। उसके बाद है 124वां अमेंडमेंट बिल 2019 किससे संबंधित है, तो ये आपका इकोनॉमिक रिजर्वेशन से संबंधित है। आर्थिक जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उससे संबंधित है।
उसके बाद आता है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 368 और ये किस में है आपका, भाग 20 में है आपका। ठीक है, जो इमरजेंसी है वो 18 में है और ये आपका भाग 20 में है। उसके बाद है आर्टिकल 368 मैंने बता ही दिया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है आर्टिकल 21A, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो जो 21A है वो आपका किसके द्वारा किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में हुआ था, उसके द्वारा पारित किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन या दल बदल विरोधी प्रावधान जो है वो किस संविधान में हुआ था। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका, उसके अंतर्गत लेके आए थे और शेड्यूल 10 में इसको रखा गया है, दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो है 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, 1976 में इसको किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी बिल्कुल डिटेल में समझा देते हैं आपको अच्छे से। सबसे पहले आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी। किसने किया था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे पहले देखो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको रट के रखनी है, प्रियम्बल में चेंज हुआ था, इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये 3 नए वर्ड जो हैं इसमें ऐड किए गए थे। प्रियम्बल में संविधान में ऐड किए गए थे कौन से 3 वर्ड, इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट। 7th शेड्यूल था जिसमें शिफ्ट किया गया था 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होती है हमारे पास, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जो 7वें शेड्यूल में 5 हमारे सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट के, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर की गई, आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर एडिड। पार्लियामेंट एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा टर्म मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू कैबिनेट एडवाइस एंड मोर, ये चीज़ यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, 7th शेड्यूल में कौन से 5 थे जो उनको चेंज किया गया था, एक आपका एजुकेशन था, एक आपका फॉरेस्ट था, वेट एंड मेजर था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद आपकी जो ऐड की गई थी फंडामेंटल DPSP जो ऐड किए गए थे, आर्टिकल 39 टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन हेल्दी डेवलपमेंट। आर्टिकल 39 ये कहता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर एंड टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 43 ये कहता है टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। 48 ये कहता है टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द वॉज एडिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो इसके बारे में मैं आपको बता चुका, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो म्यूनसिपैलिटीज़ का था और वो आपका 9A के अंतर्गत आया था। 9 आया था 73rd, वो आपका किसका था, पंचायती राज सिस्टम का था। ठीक है, उसके बाद है विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल साइज ऑफ हाउस। तो वो आया था आपका 91 जो 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंतर्गत आया था। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो देख लेते हैं इसका, जो भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, नॉट मोर देन 15%। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। जो प्रियम्बल है उसको चेंज किया गया, मतलब उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और क्या चेंज किया गया था, 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और आपका इंटीग्रिटी इसमें आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमेंडमेंट जो है वो आपका लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, तो ओनली 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा में अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल आता है 368। 368 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है अमेंडमेंट्स का। उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 वे में प्रोवाइड किया गया है, कितने में, 3 वे में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। वो 3 वे कौन से हैं, सबसे पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये हमारा इसमें कहता है। उसके बाद है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन और रहते हैं, कर लीजिए एक बार अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है 1935 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो वो आपकी दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसमें जो है गवर्नर जनरल को आपकी वो दी गई थी। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। तो जो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो किस में सम्मिलित है, आपकी डीपीएसपी में सम्मिलित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसमें है फंडामेंटल राइट्स। सिटीजनशिप आता है आपका पार्ट 2 में, भाग 2 में। आर्टिकल होते हैं बच्चों आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर जन गण मन वॉज अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो 1950 में जन गण मन को नेशनल एंथम अडोप्ट कर लिया गया था। बच्चों बात आती है 1950 की, तो 1950 में ही क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। प्लानिंग कमीशन जो सेटअप कब किया गया था, 1950 में किया गया था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है, तो इंडिया दैट इज भारत या इंडिया से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। तो फ्रेटर्निटी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सोवरेनिटी और इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी को इंक्लूड नहीं किया गया था 1975 में, ठीक है। उसके बाद आता है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, ठीक है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आपने याद रखना है, जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ स्टेट है वो कब पास हुआ था, 1956 में हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ये कहा था कि भाई भाषा, भारत में जो भाषा की वो है ना, भाषा के नाम पर स्टेट डिवाइड हो रहे थे। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ था उस टाइम पे, तो भाषा की उस पे डिवाइड हो रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा था कि भाई भारत जो है वो ज़्यादा टाइम तक जैसे एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने क्या किया, उन्होंने सारी प्रोविंशियल स्टेट्स को सभी को एकजुट बना के रखा और ऐसा संविधान वो हुआ कि अब तक भारत एकजुट है। उसके बाद है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एस्टैब्लिश। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, अभी फेस वाले ये जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था फेस 12 का, इसमें पूछा गया था त्रिपुरा का फाउंडेशन डे जो कि हमारा 21 जनवरी होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 2000। झारखंड के 15 नवंबर 2000 ये 28वां स्टेट बना था। स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2000 और सिक्किम जो है 1975 में 22वां स्टेट आपका बन गया था,
ठीक है। उसके बाद है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप, तो भाग 2 हमारा सिटीजनशिप से संबंधित है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो किस बेसिस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस और ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1976 में ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। कौन से संविधान में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंतर्गत ऐड किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, पॉलिटी की बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आए हैं, शानदार वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, क्या हमारी राज्यसभा होती है, क्या हमारी लोकसभा होती है, उसके बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखे। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के 10-15 क्वेश्चन देखे, उसके बाद 10 क्वेश्चन। उसके बाद हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा सेंटर में होता है और गवर्नर हमारा स्टेट में होता है, इसके हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखे। उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हमने उनके बारे में पढ़ा, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, तो लगभग हमने पूरी पॉलिटी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस में कवर कर ली है। ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चंस में पूरी पॉलिटी अच्छे से कवर कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम पॉलिटी की लेके आए हैं, कल हम हिस्ट्री की 100 क्वेश्चंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैंगे, जिसका भी CPO का पेपर है, CHSL का पेपर है। इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना, आपको बहुत ही आसानी होगी पेपर में, आपको ऐसा लगेगा कि देखे हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।